हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे, और उसके अंदर पिछली क्लास में लास्ट में हमने जिम्नोस्पर्म है वो संघ को स्टार्ट किया था। तो देखिए, जो जिम्नोस्पर्म है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म किसको बोला जाता है। जिम्नोस्पर्म या इनको बोला जाता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि वो पौधे जिनके अंदर बीज है वो अनावृत होते हैं, यानी खुले रहते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, यानी उनके ऊपर आवरण नहीं होगा, इसलिए हम उन्हें बोलेंगे अनावृत बीजी। आपको पता है कि जो पौधे के अंदर बीज बनता है वो बीजांड के द्वारा बनते हैं, और फल बनते हैं वो अंडाशय के द्वारा बनते हैं। तो इनके अंदर जो स्टार्टिंग में बीजांड होते हैं, लेकिन बीजांड के ऊपर अंडाशय नहीं पाया जाता है, इसलिए बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। अगर इनमें बीजांड और अंडाशय दोनों होते तो बीज नग्न नहीं होते, अंदर बीज रहता, ऊपर फल रहता, फल भित्ति रहती, तो हम उनको बोलते आवृत बीजी, जो एंजियोस्पर्म होते हैं। वैसे आपके एंजियोस्पर्म वैसे थोड़ा बहुत सिलेबस में था, लेकिन अभी जो सिलेबस आपके कट किया है उसमें सिलेबस में हटा दिया एंजियोस्पर्म को, तो हमें जिम्नोस्पर्म तक ही देखना है। तो जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी बोला जाता है, यानी वे पौधे जिनके बीज होता है वो नग्न होते हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अनावृत बीजी। फिर हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार की जड़ें होती है, कवक मूल और प्रवाल मूल। जो जिम्नोस्पर्म की मूल है वो कवक से संयोग कर लेती है, उसको बोलेंगे कवक मूल, जैसे पाइनस। और जो जिम्नोस्पर्म की मूल है वो साइनोबैक्टीरिया या नील हरीसेवाल या उच्च पादपों की जड़ों के साथ संयोग कर लेते हैं, उसको बोलेंगे प्रवाल मूल, जो पाई जाती है साइकस के अंदर। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म का पादप है, अब इसके अंदर शाखाएं है कि नहीं है। अगर शाखाएं है तो हम इसको बोलेंगे शाखित, और अगर शाखाएं नहीं है तो इसको हम बोलेंगे अशाखित। यानी जिम्नोस्पर्म पौधे के अंदर अगर शाखाएं उपस्थित है तो उस पौधे को हम क्या बोलेंगे, शाखित, और यदि शाखाएं उपस्थित नहीं है तो उसको हम बोलेंगे अशाखित। अब शाखित किस में होता है, पाइनस में, और अशाखित होता है साइकस में। तो आपको पूछा जा सकता है कि शाखित पादप का या शाखित जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है, क्या उदाहरण है, पाइनस, और अशाखित जिम्नोस्पर्म का उदाहरण क्या है, साइकस। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म के अन्य लक्षण। तो यहां तक हमने साइकस के तने के रूप में इसको देखा। अब हम देखते हैं साइकस की पत्तियां किस प्रकार की होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जो साइकस क्या, सॉरी, जिम्नोस्पर्म की, तो जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती है वो ज्यादा ताप को सहन सकती है, ज्यादा नमी को सहन कर सकती है, और ज्यादा वायु आने पर, हवा आने पर भी वो टूटती नहीं है, ज्यादा इसको सहन सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती है ना वो सुई की तरह होती है। अब ज्यादा पतली पत्ती होगी तो ना तो उस पर हवा का फर्क पड़ेगा, ना ताप का फर्क पड़ेगा, ना नमी का। यही कारण है कि जिम्नोस्पर्म की पत्तियां हैं वो ज्यादा ताप को भी सहन कर सकती है, नमी को भी सहन कर सकती है, और वायु तेज होने पर भी उस पर कोई नुकसान नहीं होता। एक देखिए पत्ती होती है मोटी चौड़ी, और एक पतली सुई के जैसी, तो नुकसान किसको होगा, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसी को नुकसान होगा।
तो इसका पॉइंट ध्यान रखिए, जिम्नोस्पर्म की पत्तियां ज्यादा ताप, नमी तथा हवा को सहन करने में क्या होती है, सक्षम होती है। जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती है वो सुई की तरह होती है। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां सुई के समान होती है। पत्तियां कैसी होती है, सुई के समान। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती है उनके द्वारा जल का उत्सर्जन भी कम होता है, वाष्पोत्सर्जन भी बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, पत्ती सुई के जैसी होगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। दूसरा, उनके अंदर मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है। आपको पता है क्यूटिकल वह परत होती है जो जल के लिए अपारगम्य होती है, यानी अंदर के जल को बाहर नहीं जाने देती, बाहर वाले को अंदर नहीं आने देती, तो म्योटी क्यूटिकल होती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर जो रंध्र होते हैं वो गहराई में, गड्ढे में पाए जाते हैं। आपको पता है पत्ती में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? देखिए, पत्ती में वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्रों के द्वारा। पत्ती के किनारों पर जो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं उनसे क्या होता है, पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता जाता है। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती है वो एक तो इस प्रकार सुई के जैसी होती है, यानी इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। दूसरा, इनके ऊपर मोटी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, इस प्रकार की मोटी क्यूटिकल पाई जाती है जिससे वो जल का आदान प्रदान नहीं होने देती। और तीसरा, इनके अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा गहराई के अंदर पाए जाते हैं। रंध्र होंगे वो गहराई में होंगे, और रंध्र गहराई में होंगे तो जल का उत्सर्जन नहीं हो सकता, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो सकता। यही कारण है कि जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जल की हानि है वो बहुत कम होती है। क्यों होती है? इसका भी कारण है कि जिम्नोस्पर्म जिस वातावरण में जीवन यापन करते हैं वहाँ शुष्क वातावरण होता है, पानी की कमी होती है, तो शरीर में पानी को रोकने के लिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, इस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। तो आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। जिम्नोस्पर्म की पत्तियों में जिम्नोस्पर्म की पत्तियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल का आवरण तथा गर्तिक रंध्र उपस्थित रहते हैं। गर्तिक रंध्र उपस्थित रहते हैं। जिम्नोस्पर्म की पत्तियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, जिससे पानी की हानि कम होती है। दूसरा, पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल का आवरण होता है जो पानी को निकलने नहीं देती है। और तीसरा है इनके गर्तिक रंध्र, यानी जो रंध्र होते हैं वो गहराई में स्थित रहते हैं, जिसके कारण भी है वो पानी की हानि कम होती है। यही इन्हीं कारणों के कारण, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन्हीं कारणों के कारण जिम्नोस्पर्म में जल की हानि कम होती है। जल की हानि कम होती है। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को।
तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर जनन का प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर विषम बीजाणु पाए जाते हैं, विषम बीजाणु पाए जाते हैं। विषम बीजाणु का मतलब है अलग अलग प्रकार के बीजाणु, एक होता है नर बीजाणु और एक होता है मादा बीजाणु। जो नर वाला होता है उसको बोला जाता है लघु बीजाणु और जो मादा वाला होता है उसको बोला जाता है गुरु बीजाणु। विषम बीजाणु यानी दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कौन कौन से होंगे? एक होगा लघु बीजाणु और एक होगा गुरु बीजाणु। और लघु बीजाणु का निर्माण किससे होता है? लघु बीजाणु धानी के द्वारा होता है। लघु बीजाणु धानी के द्वारा किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का। और उसी प्रकार गुरु बीजाणु धानी के द्वारा किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का। मैंने आपको बताया था कि जो इनके अंदर पर्ण होती है वो शंकु के आकार की संरचना बना लेती है। तो जिन शंकु पर गुरु बीजाणु धानी उपस्थित रहती है उनको क्या बोलेंगे? मादा शंकु। मादा शंकु पर उपस्थित। जबकि जिन शंकुओं पर लघु बीजाणु धानी उपस्थित रहती है उनको क्या बोलेंगे? नर शंकु। नर शंकु पर लघु बीजाणु धानी उपस्थित रहती है, मादा शंकु पर गुरु बीजाणु धानी उपस्थित रहती है। लघु बीजाणु के द्वारा लघु बीजाणु धानी के द्वारा लघु बीजाणु बनाए जाते हैं और गुरु बीजाणु धानी के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? गुरु बीजाणु बनाए जाते हैं। इन लघु बीजाणुओं को परागकण भी बोला जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो नर युग्मक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको क्या बोलेंगे? परागकण। ठीक है। अब ये परागकण क्या होंगे? गुरु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन होगा और गुरु बीजाणु बनेंगे। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं लेकिन उनमें से क्रियाशील है वो एक ही गुरु बीजाणु होता है। और फिर इस परागकण और इस गुरु बीजाणु के अंदर क्या पाया जाता है? मादा युग्मक पाया जाता है। इन दोनों के अंदर क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन होने से क्या बनेगा? युग्मनज। आया समझ में? तो ये इस प्रकार का 2 प्रकार के बीजाणुओं के मिलने से युग्मनज बनता है। ठीक है। तो नोट कर लीजिए इस प्रोसेस को, फिर हम आगे देखते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स ये प्रोसेस चल रहा है, यानी विषम बीजाणुकता पाई जाती है किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म। यानी उसमें 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु किसके अंदर बनते हैं? लघु बीजाणु धानी में बनते हैं, जबकि गुरु बीजाणु बनते हैं गुरु बीजाणु धानी में। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दोनों प्रकार की बीजाणु धानियां एक ही पौधे पर उपस्थित रहती है, यानी वे पौधे जिसमें एक ही पर गुरु बीजाणु भी धानी भी होती है और लघु बीजाणु धानी भी होती है। यानी
जो मादा लैंगिक अंग और नर लैंगिक अंग है वो एक ही पौधे पर उपस्थित रहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें गुरु बीजाणुधानी अलग पौधे पर होती है और लघु बीजाणुधानी है वो अलग पौधे पर होती है। तो वो कौन कौन से हम देखते हैं। एक पाइनस का पौधा होता है जिसके अंदर लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी है वो एक ही पौधे पर उपस्थित रहती है। जबकि जो साइकस नाम का एक पौधा है उसके अंदर लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी है वो अलग अलग पौधों पर उपस्थित रहती है। मैं अभी पॉइंट लिखवा दूंगी। उसके बाद देखिए जो लघु बीजाणु है वो उसका विकसित रूप क्या कहलाएगा, परागकण, और गुरु बीजाणु का विकसित रूप कहलाएगा मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद। इस मादा युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होगा, बीजांड होगा, और बीजांड के अंदर कौन सी होगी, अंड कोशिका। अब क्या होगा, ये परागकण विकसित होकर एक नली जैसी संरचना बनाएगा जिसको पराग नली बोलते हैं। उस पराग नली के द्वारा इसका केंद्रक जाकर किससे मिलेगा, अंडे से मिलेगा, और युग्मनज बन जाएगा। इन दोनों के मिलने से जो ये युग्मनज आगे विकसित होकर क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। जबकि ये बीजांड है वो किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। और इस बीजांड, इस बीज बनने के बाद इस बीज पर कोई फल नहीं पाया जाएगा, कोई आवरण नहीं पाया जाएगा, यानी ये बीज हमेशा ही कैसे रहते हैं, नग्न रहते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इस बीजांड के ऊपर पाया जाता है अंडाशय, और वो अंडाशय पर जैसे यहाँ पर निषेचन होगा अंडाशय फल में बदल जाएगा और बीजांड किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंडाशय नहीं होता है तो फल भित्ति नहीं बनेगी, सिर्फ बीज बनेगा, और वो बीज हमेशा ही कैसा रहेगा, नग्न रहेगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आगे लिखते हैं। देखिए, जब लघु बीजाणुधानी जब लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी एक ही पादप पर उपस्थित हो तो उसे क्या बोला जाता है, ऐसा कौन सा पौधा है, पाइनस। फिर नेक्स्ट है, जब लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी अलग अलग पौधों पर स्थित हो, अलग अलग पादप पर उपस्थित हो, तो उसे क्या बोला जाता है, साइकस। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी अलग अलग पादप पर उपस्थित हो तो इसका उदाहरण है साइकस। और जब लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी एक ही पादप पर उपस्थित हो तो उसे बोलेंगे, वो पौधा कौन सा होता है, पाइनस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, परागकण के द्वारा निषेचन के समय किसका निर्माण किया जाता है, पराग नली का निर्माण किया जाता है। और उस पराग नली के द्वारा ही जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के अंदर डाले जाते हैं, पराग नली का निर्माण किया जाता है। नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं इनका प्रोसेस बताती हूँ।
तो ये जो निषेचन का प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो पराग नली के द्वारा क्या किया जाता है, नर युग्मक को मादा युग्मक के साथ मिलाया जाता है। यानी जो मादा युग्मक है, सबसे पहले मादा युग्मकोद्भिद से बनेगा। मादा युग्मकोद्भिद से क्या बनता है, बीजांड बनता है। और इसके अंदर क्या होता है, अंड उपस्थित रहता है। अब क्या होगा, ये अंड और नर युग्मक मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। और इस युग्मनज से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। जबकि जो बीजांड है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज के अंदर बीज बनता है। अगर इनके अंदर अंडाशय होता तो वो फल में परिवर्तित हो जाता, लेकिन इनके अंदर अंडाशय नहीं होता, ओवेरी नहीं होती है, सिर्फ बीजांड पाया जाता है। और उसके कारण किसका निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। जबकि युग्मनज के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये परिवर्तन होता है। अब देखिए, ये जो बीजांड है, उससे पहले जो युग्मक बने वो परिवर्तित होकर क्या बनेंगे, युग्मकोद्भिद संरचना बनती है आगे। अभी तक हमने युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद के बारे में क्या देखते आए कि जो ब्रायोफाइटा के अंदर होता है वो युग्मकोद्भिद प्रभावी होता है, जबकि टेरिडोफाइटा के अंदर है वो बीजाणुद्भिद प्रभावी होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है, इसके अंदर युग्मकोद्भिद है वो बिल्कुल भी निर्भर रहता है, अपने पे डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो इसमें नर और मादा युग्मक दोनों ही क्या नहीं होते हैं, प्रभावी नहीं होते हैं। इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं युग्मकोद्भिद के बारे में पॉइंट। तो देखिए, इसमें नेक्स्ट एक लाइन नोट करना आप, जिम्नोस्पर्म में नर तथा मादा युग्मकोद्भिद, नर तथा मादा दोनों युग्मकोद्भिद ही विधि ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहता है तथा बीजाणुधानी में ही रहता है, यानी बाहर मुक्त नहीं होता, तथा बीजाणुधानी में ही रहता है। देखिए, जब हमने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि दोनों के अंदर ही जो युग्मकोद्भिद है वो अपने पर डिपेंड रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। बीजाणुद्भिद एक बार स्वतंत्र था, जबकि एक बार क्या था, निर्भर था, किस पर, युग्मकोद्भिद पर। लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में दोनों जगह ही जो युग्मकोद्भिद था वो स्वतंत्र था, क्योंकि वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाता था, उसको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही जिम्नोस्पर्म पादप को हम देखते हैं तो इनका युग्मकोद्भिद है वो निर्भर नहीं होता है, वो बीजाणु जो अपने आप भोजन नहीं बना सकता, तो ये निर्भर होता है किस पर, बीजाणुद्भिद पर। बीजाणुद्भिद पर ये निर्भर रहता है और बाहर अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं करता, यानी ये बीजाणु जो बीजाणुधानी है उसके अंदर ही पाया जाता है। ठीक है,
उसके अलावा जिम्नोस्पर्म में युग्मकोद्भिद है वो बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहता है। देखिए चारों को आप कंपैरिजन करके देखिए, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। शैवाल में तो इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर ही नहीं थी, बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि पौधे जैसी कोई संरचना ही नहीं होती है, थैले के समान संरचना होती है जो चट्टानों पर चिपका रहता है, जमीन पर चिपका रहता है। फिर आया ब्रायोफाइटा जिसके अंदर तने के समान, जड़ के समान, मूल के समान कुछ ऐसी संरचना थी और उनके अंदर प्रभावी शरीर कौन सा था? युग्मकोद्भिद था। फिर हमने देखा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंदर वास्तविक जड़, तना और पत्ती उपस्थित थी और उनके अंदर प्रभावी शरीर कौन सा था? बीजाणुद्भिद था। लेकिन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद दोनों जगह स्वतंत्र था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में आते युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं है, दोनों बराबर हो गए। ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद प्रभावी था और टेरिडोफाइटा के अंदर जो स्पोरोफाइट था यानी बीजाणुद्भिद प्रभावी था, इन दोनों में बराबर हो गए। फिर हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद है वो युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में आते युग्मकोद्भिद किस पर निर्भर हो गया? बीजाणुद्भिद पर निर्भर हो गया। यानी ये जो आगे पौधों का विकास क्रम चल रहा है, आप ध्यान दीजिए कौन सी अवस्था प्रभावी होती जा रही है, युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद? तो इनके अंदर विकसित होती जा रही है बीजाणुद्भिद। युग्मकोद्भिद है वो क्रमशः कमजोर होता जा रहा है, यानी दूसरे पर डिपेंड होता जा रहा है, जबकि बीजाणुद्भिद है वो धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। देखिए ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद स्वतंत्र था, प्रभावी था, प्रकाश संश्लेषण करता था। टेरिडोफाइटा में भी ये प्रभावी था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये निर्भर हो गया दूसरे पे, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद दूसरे पर निर्भर था, टेरिडोफाइटा में ये निर्भर नहीं था और जिम्नोस्पर्म में ये जाके क्या हो गया? प्रभावी हो गया, ठीक है। तो दोनों पॉइंट है आप नोट कर लीजिए। उसके साथ ही जिम्नोस्पर्म में आपको क्या ध्यान रखना है, इनके अंदर जो बीज होते हैं उन पर फल भीति नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनमें अंडाशय नहीं होता है, सिर्फ बीजांड होते हैं जिनसे बीज का निर्माण होता है। इनमें जो पत्तियां होती है वो सुई के समान होती है, यानी उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, उनमें रंध्र होते हैं वो गर्त में धंसे रहते हैं। इन पर जो क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है, इन तीनों गुणों के कारण इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर है वो कम होती है, यानी पानी की हानि है वो शरीर से कम होती है। इनमें कुछ एग्जाम्पल है, यदि जो लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी है वो एक ही पादप पर पाई जाती है तो उसके उदाहरण है पाइनस, और अगर अलग अलग पौधों पर पाई जाती है यानी पौधे एक लिंगी होते हैं तो इसका उदाहरण है साइकस। फिर इनके अंदर अगर तना साकित है तो वो उसका उदाहरण है पाइनस, और असाकित है तो उसका उदाहरण है साइकस, ठीक है। ये सब हमने पॉइंट देके जिम्नोस्पर्म के। इससे जो नेक्स्ट आपके थोड़ा सा सिलेबस में एंजियोस्पर्म, जो आपके इस न्यू सिलेबस के अंदर आपके हटा दिया गया इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, तो इसके साथ ही आपका टॉपिक है पादप जगत वाला वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जंतु जगत की क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।